एंड वेलकम टू इंडियाज ग्लोबल लेस। दिस इज जेपी शुक्ला और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि फरवरी महीने का पहला हफ्ता गुजर चुका है जिसमें बहुत सारी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित हो चुकी हैं, जिसको हम भारतीय नजरिए से बताएंगे। आपको स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो फटाफट यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करेंगे जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा होगा कि अमेरिका से जो डिपोर्ट करके भारतीय लाए गए हैं उनका क्या भविष्य है और क्यों उनकी डिपोर्टेशन इतनी जल्दी हो गई है, क्या कारण है। साथ ही साथ जो अब्राहमिक अकॉर्ड की पहली शुरुआत हुई थी उसको कैसे यूएस के प्रेसिडेंट एक्सपेंड कर रहे हैं और भारत यूएस के संबंधों में किस प्रकार से एक तरह से खटास भी आ रही है, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन है वो काफी रूडली हुआ है, उससे काफी आउटरीच फैला है। भारत का जो ऑपोजिशन है लार्ज स्केल पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इन सारे मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था कि अमेरिका से 104 भारतीय लोग अमृतसर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट, जो कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, उसके माध्यम से डिपोर्ट करके भारत लाए गए। अब वैसे तो जनरली क्या होता है कि हर साल भारत में ऐसा देखा जाता है कि अमेरिका से बहुत सारे अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासी भारतीय उनको अमेरिका हमारे देश भेजता है। इट इज अ ट्रेंड, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हर साल 500-700 ऐसा डेटा आता है। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ये डेटा सदन के सामने रखा भी कि इट इज नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो उनको ट्रीट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या था कि 48 घंटे पहले उनको उनके जो जहां भी वो रहते थे उनके स्थान से उठाया गया, उनको हथकड़ी वगैरह लगाई गई और फिर हाथ में हथकड़ी वगैरह, पैर में हथकड़ी वगैरह लगा के उनको एक तरह से डिटेन कर लिया गया। फिर भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेज दिया गया। ठीक है, तो इसमें दो साइड्स हैं। मैं तो आपको दोनों साइड बताना चाहूंगा, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, एज ए व्यूअर आप चाहेंगे कि दोनों साइड को देखो, क्योंकि जो गवर्नमेंट का इसमें स्टांस है वो थोड़ा सा अलग है और जो ऑपोजिशन है या फिर मास आउटरीच जहां हो रहा है वो थोड़ा सा अलग है, ह्यूमैनिटेरियन जिसको व्यू कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यूएस के प्रेसिडेंट जब चेंज हुए हैं, जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं, तो उनकी पहले से ही पॉलिसी रही है कि इमिग्रेशन जो है वो फेयर होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएस के जो भी एसेट्स हैं, यूएस के जो भी सिटीजन्स हैं, उनको इवनली ना मिले। कोई थर्ड पर्सन इलीगल तरीके से हमारे एसेट्स को एनक्रोच करे, हमारे रिसोर्सेज को एनक्रोच करे। ठीक है, तो यहां तक बात ठीक लगती है कि कोई भी नेशन है उसकी जो नेशनलिस्टिक पार्टीज हैं, राइट विंग पार्टीज हैं, उनका अप्रोच होता है कि अपने देश के रिसोर्सेज की रक्षा करना। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो मैं ही किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बनता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उस देश में जो भी लोग अवैध रूप से आएंगे मैं उनको आने का रोकूंगा। ठीक है, तो वहां तक उन्होंने ठीक किया। उनकी कमिटमेंट थी कि हम जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, इलीगली क्रिमिनल्स हैं या कुछ भी हैं, उनको अपने देश से हटाएंगे। ये भी हमारी कमिटमेंट है, क्योंकि हमारे देश में भी तो बांग्लादेश के या फिर और देशों के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो विभिन्न चैनल्स के थ्रू आते हैं और देश के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ाते हैं। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम जब उनको भेजने का प्रयास करते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करते हैं कि मान लो किसी को हमने खाना नहीं दिया, ठीक है, मान लो हमने उसको हथकड़ी बना के रखा या फिर उनको इंजरी वगैरह आ गई, तो वहां पे थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स वाले जो होते हैं या फिर सामने वाले देश के लोग हैं वो एक तरह से कंसर्न शो करते हैं। तो यहाँ पे सेम मुद्दा है कि उनको भेजना यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि वह अमेरिका का अधिकार है कि कोई भी आदमी उसके देश में इलीगल नहीं रह सकता। ठीक है, मास आउटरीच हो रहा है कि क्यों भेज दिया गया, कैसे भेज दिया, मोदी का दोस्त है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, पहले वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, उसकी बेटरमेंट के लिए वो बंदा जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है, दूसरी बात, उसने सबसे पहले तो कोलंबिया, ग्वाटेमाला और आसपास के जो दक्षिण अमेरिकी या फिर जिनको लैटिन अमेरिकी कंट्री कहते हैं उनके नागरिकों को भेजना स्टार्ट किया। अब देखो दो इसमें स्टांसेस है। पहला था कि भारत के जब जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ कमिंग बैक 18,000 अप्रॉक्स इलीगल इमिग्रेंट्स टू आवर नेशन। ठीक है, मतलब क्या कि हमारे देश के जो भी 18,000 के अप्रॉक्स लोग इलीगली अमेरिका में घुस गए हैं हम उनको अपने देश लाएंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने लेके आते
तो हमारे को मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह भेजना पड़ता, अलग से थोड़ा सा उनकी केयर करनी पड़ती, तो हमारे घर से पैसे भी बचे हैं, ये एक पर्सपेक्टिव बताया जा सकता है। क्योंकि हम ले आते तो भाई हमारा तेल वगैरह भी लगता, उन्होंने पहुंचा दिया तो हमारे घर से रिसोर्सेज थोड़ा से बच गए। अच्छा, अमेरिका का क्या है कि भाई फटाफट उनको निकालना है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट का कमिटमेंट है कि हम कोई इलीगल बंदे नहीं चाहिए। तो ये एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा है कि ये ठीक बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जो बेसिक चीजें हैं वो मिलनी चाहिए अधिकार, जैसे खाना पीना उसको एटलीस्ट देना चाहिए, या फिर सैनिटेशन वगैरह उसको मिलना चाहिए बेसिक। बाकी हैंडकफ्ड की बात है तो उसका मैं आपको बताऊं, उसका सीन क्या है कि यूएस का एसओपी कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारे देश में जैसे मान लो कोई किसी ने क्राइम किया, या क्राइम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी देश में इलीगल तरीके से घुसना ही एक क्राइम है। अब इसको ऐसे मत सोचो कि यार वो क्राइम कैसे हो गया, बेहतर जिंदगी की तलाश में बंदे नौकरी खोजने जाते हैं या फिर नौकरी ढूंढने जाते हैं, बेशक आप जाते हैं, पर उसका चैनल है आप प्रॉपर वीजा पासपोर्ट के थ्रू जाओ, गवर्नमेंट की इन्विटेशन पे जाओ, या पीआर वीजा वगैरह लगा के जाओ, तो वो आपका लीगली होगा, तो वहां पे लोग फेयर मानेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप किसी डंकी रूट से और चीजों से जाओगे तो आपने उस देश के हिसाब से क्राइम किया है, तो क्रिमिनल को जैसे ट्रीटमेंट मिलती है, जो उनका एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से वो जो भारतीय डिपोटीज हैं उनको ट्रीट किया गया, ठीक है। अब हमारा भारत में जो ऑपोजिशन है या फिर और लोग हैं, काफी आउटरीच क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को लेके कि यार इतना मिस ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। हालांकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं, भारत के जो सरकार के लोग हैं, उन्होंने इसके लिए कंसर्न शो किया है कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर इंडियन सिटीजन्स और उनके साथ मिस ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन सीन क्या है कि चूंकि आप किसी देश में इलीगली गए हो तो उस देश के कानून के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। दूसरी बात क्या थी इसमें कि लीगल के हिसाब से भी देखो तो लार्ज स्केल पर हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जिससे हमारे देश के रिसोर्सेज पे बहुत असर पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के कुछ लोग जिनको रोहिंग्या कहा जाता है, रोहिंग्या समुदाय के लोग काफी बड़ी तादाद में हमारे देश में अब कहाँ रह रहे हैं इसका एग्जैक्ट डेटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मोरलेस माना जा रहा है कि ये संख्या लाखों करोड़ों में है। अगर सरकार चाहे तो उनको भी थोड़ा सैनिटाइज कर सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत आउटरीच होगा कि किसी के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप रोजी रोटी छीन रहे हो। लेकिन चूंकि अगर आपको अपने देश के रिसोर्सेज को अपने देश के नागरिकों को ही देना है और फायदा पहुंचाना है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसका डेटा वगैरह बनाओ, जिसको मतलब कई लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन अब देखना है कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है। ये मुद्दा इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोटेशन का काफी ट्रेंडिंग था, इसका मैं आपको फैक्ट चेक कर दिया कि लीगली कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वहां की पॉलिसी है, एसओपी है कि किसी का आप हाथ बांध सकते हो, बिल्कुल बांध सकते हो। कुछ भी आपने क्राइम किया, इवन अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने छोटा मोटा किसी मतलब ट्रैफिक वगैरह रूल ब्रेक किया तो भी आपका हैंडकफ होता है, ठीक है। तो यूएस में ये बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ चूंकि पब्लिक थोड़ी सी सेंटिमेंटल है कि कैसे किसी को हथकड़ी लगा के आप भेज सकते हो, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो भी आप इलीगली करोगे उस देश के हिसाब से वो आपको सजा मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट अगर बात करे कि थोड़ा सा स्मूथली अगर डिपोटेशन हो सके तो इट इज पॉसिबल, ठीक है। जो सेकंड न्यूज काफी ट्रेंडिंग थी इस वीक की, वो थी कि यूएस के प्रेसिडेंट ने पहला जो अपना आधिकारिक होस्ट किया किसी राष्ट्राध्यक्ष को, वो आए थे बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति, ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू का सीन क्या है कि पहले स्टेट विजिट पे वो गए जो ऑफिशियल व्हाइट हाउस इनवाइटी है, जिसमें काफी आश्चर्यजनक फैसलों की बात करी गई। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक फैसला यह था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम गजा पर अमेरिका कब्जा करेगा, या फिर गजा को हम अपना बनाएंगे ताकि वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके, ठीक है। हम चाहते हैं कि गाजा के जो भी निवासी हैं वो अपने करीबी देशों में चले जाएं, आसपास के इलाकों में चले जाएं, ताकि हम वहां पे रीडेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी कॉलोनीज बसा सकें और वहां पे परमानेंट पीस की बात करी जा रही है। तो देखो ये कौन सी पीस हुई कि किसी भी देश का जो एग्जिस्टिंग 50-60 साल से जंग चली आ रही है जिस जमीन को लेके, उस देश के लोगों को आप वहां से हटा दो और उसके बाद कहो भैया हम अच्छे फ्लैट्स वगैरह बना देंगे, उसके बाद आप चले जाना। आप भी पता है कि कहीं पे आप किसी को एक बार हटा देते हो तो दोबारा से रिलोकेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडिया में ही आप देखो तो कश्मीर वगैरह से जो पंडित वगैरह थे, कश्मीरी पंडित भाई हमारे,
वो जब एक बार वहां से चले गए उसके बाद दोबारा कहाँ लौट पाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ना, सरकारें उस पर काम ही नहीं कर पाती। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ सरकारों द्वारा, तो सेम सिचुएशन वहां पे भी हो सकती है कि ट्रम्प ने कहा भैया मैं तो एनेक्स करूंगा उस जगह को, गजा को। और इससे जो इजरायली प्रधानमंत्री है वो काफी खुश हुए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका गोल पूरा हो रहा है। अगली बात क्या थी कि उन्होंने कहा कि जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स है, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनसे इजराइल की जो आउटरीच है उसको बढ़ाने के लिए ट्रम्प काम करेंगे। मतलब डील ब्रोकर है वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में पीस रहे ताकि उनको ट्रेड करने में, बाकी चीजें करने में आसानी हो सके। ठीक है। अगला था कि जो टैरिफ वार चल रही है वो काफी इंटेंसिफाई हो रही है, क्योंकि रिसेंटली जब यूएस ने कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ्स, हैवी टैरिफ्स इंपोज करे तो काफी आउटरेज मच गया था। ठीक है, कि अब तो कनाडा में जो सामान है बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि यूएस से काफी लार्ज स्केल पे सामान जाता है वहां पे, या कनाडा से यूएस में जाता है, तो अब कनाडा के लोगों को नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, होगा ही, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने उनकी बात कंप्लाई नहीं की और इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे को लेके उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिए। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट क्या आया कि मैक्सिको ने जो डेपोटेशन है उसमें हेल्प करी है, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना शुरू किया है और ट्रम्प की लगभग सारी शर्तें मानने को रेडी हो गया मैक्सिको। तो टेम्परेरली मैक्सिको के जो टैरिफ्स हैं उसको ट्रम्प ने हाइड कर दिया। तो काइंड ऑफ ही इज अ डील ब्रोकर। उसको ये पता है कि सामने वाले पर आप इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दो कि वो आपकी शर्तें मानने को राजी हो जाए। भारत के केस में भी वो काफी प्रयास करेंगे कि एग्जैक्ट करें प्रेशर। हमारे साथ सीन क्या है, लोग कह रहे हैं इसमें कि हमारी गवर्नमेंट झुक गई है, हमारे को देश के नागरिकों को वहां भेजा जा रहा है, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि सीन ये है कि यूएस को जो हम लोग सामान बेचते हैं उससे हमारे देश को बहुत फायदा होता है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सरप्लस में है यूएस के साथ, लगभग काफी सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट हमारा सरप्लस में है। तो हम जब व्यापार करते हैं अमेरिका से हमें बहुत फायदा होता है। तो अगर थोड़ा सा भी हम किसी सेंसिटिव मुद्दे को लेके अपना स्टांस दिखाएंगे या एटलीस्ट रूडली बिहेव करेंगे तो हमारे देश पर अगर टैरिफ इंपोज होते हैं व्यापार को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम नहीं चाहते हमारा देश किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से हैम्पर हो। हमको सैंक्शंस टैरिफ की भी जरूरत नहीं है। 10-20 साल हमारे देश को प्रगति की जरूरत है, किसी वॉर में नहीं फंसना, किसी फालतू की झगड़ों में नहीं फंसना। तो अपने देश को अभी विकास करने के लिए एसेट्स की और रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जो कि यूएस से, कनाडा से, यूरोपियन कंट्रीज से और देशों से, आसपास के देशों से आ सकता है। उनके पास थोड़ी ज्यादा है, हमारे पास थोड़ी सी कम है। अगर वो हमें एफडीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, व्यापार के माध्यम से पंप इन करेंगे पैसा, तो अपना देश भी प्रगति करेगा। ठीक है, तो इस वजह से भारत की सरकार भी अभी सपोर्टिव मेजर्स ले रही है। क्योंकि मान लो इलीगल इमिग्रेशन क्या है, इसका आप एंटाई क्या करोगे? कोलंबिया ने करके देख लिया, कोलंबिया ने कहा भैया आपका जो प्लेन है मिलिट्री एयरक्राफ्ट हम उतरने नहीं देंगे। अगले दिन कोलंबिया घुटनों पे आ गया, सारे दुनिया भर के सैंक्शन, सारे टैरिफ उसके ऊपर लग गए। अब वो हार मान के सब कुछ उनको झेलना पड़ रहा है। तो हमने वो सिचुएशन नहीं करनी, क्योंकि हमारा देश अभी विकास कर रहा है। कोलंबिया बहुत छोटा देश है, उसको यूएस से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, वो कॉफी किसी और देश को बेच लेगा। लेकिन हमें जो, हमारे जो देश के लोग वहाँ पे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारी जो आईटी कंपनीज है उनका एक बहुत फेवरेबल मार्केट है यूएस। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत फेवरेबल मार्केट है यूएस। तो अपने को ऐसा नहीं करना कि यूएस के साथ संबंध खराब करके अपनी वही अर्थव्यवस्था को हैम्पर करना। तो ये दो मुद्दे बहुत डिस्कसिंग थे इस वीक में। इसके अलावा भारत में मैक्सिको के जो भारत में ग्रीस के विदेश मंत्री हैं वो भी आए, उनसे हमारी आउटरीच बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो इस हफ्ते करंट अफेयर में डिस्कस करने लायक थे, हमने डिस्कस किया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली करंट अफेयर्स भी ला सकूं। एटलीस्ट अगर मान लो ऑडियो या वीडियो फॉर्म में ना हो सके तो टेक्स्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको डेली जो करंट अफेयर्स की तैयारी है बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा हो तो यूट्यूब पे इंडियाज ग्लोबल लेंस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी दोस्त यार आपकी पढ़ाई करते हैं, जिनको शिक्षा में जानकारी की आवश्यकता है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।